लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास खून भरा कटोरे का भाग 5 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। बेचारे वीर सिंह कैद खाने में पड़े सड़ रहे हैं। रात की बात ही निराली है। इस भयानक कैद खाने में भी दिन को भी अंधेरा ही रहता है। ये कैद खाना एक तहखाने के तौर पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ की दीवारें पक्की और मजबूत हैं। किले से 1 मील की दूरी पर जो कैदखाना था और जिसमें दोषी कैद किए जाते थे, उसी के बीचों बीच ये तहखाना था जिसमें वीर सिंह कैद हैं। और लोगों को इसका नाम आफत का घर मशहूर था। इसी में वे कैद किए जाते थे जो फांसी देने के योग्य समझे जाते या बहुत ही कष्ट देकर मार देने योग्य ठहराए जाते थे। इस कैद खाने के दरवाजे पर 50 सिपाहियों का पहरा पड़ा रहता था। नीचे उतरकर तहखाने में जाने के लिए 5 मजबूत दरवाजे थे और हर एक दरवाजे में मजबूत ताला लगा रहता था। इस तहखाने में नामालूम कितने कैदी सिसक कर मर चुके थे और आज बेचारे वीर सिंह को भी हम इसी भयानक तहखाने में देखते हैं। इस समय इनकी अवस्था बहुत ही नाजुक हो रही है। अपनी बेकसूरी के साथ ही साथ बेचारी तारा की जुदाई का गम और उसे मिलने की नाउम्मीद इन्हें मौत का पैगाम दे रही है। इसके अतिरिक्त न मालूम और कैसे कैसे ख्यालात इनके दिल में कांटे की तरह खटक रहे हैं। तहखाना बिल्कुल अंधकार में है। हाथों को हाथ नहीं सूझता और यह भी मालूम नहीं होता कि दरवाज़ा किस तरफ है और फिर दीवार कहाँ है। इस जगह कैद हुए उन्हें आज चौथा दिन है। इस बीच में केवल थोड़ा सा सूखा चना खाने के लिए और गर्म पानी पीने के लिए इन्हें मिला था, मगर वीर सिंह ने उसे छुआ तक नहीं और एक लंबी सांस लेकर लौटा दिया था। इस समय गर्मी के मारे दुखित हो तरह तरह की बातों को सोचते हुए बेचारे वीर सिंह जमीन पर पड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह भी मालूम है नहीं कि इस समय दिन है या रात। एकाएक दीवार की तरफ कुछ खटक की आवाज़ हुई। यह चैतन्य होकर उठ बैठे और सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही हमारे लिए अन्न या जल लेकर आता है, मगर नहीं। थोड़ी ही देर में कई दफ़े आवाज़ आने से उन्हें गुमान हुआ शायद कोई आदमी इस तहखाने की दीवार तोड़ रहा है या सेंध लगा रहा है। आखिर उनका सोचना सही निकला और थोड़ी देर बाद दीवार की दूसरी तरफ रोशनी नजर आई। साफ मालूम हुआ कि बगल वाली दीवार तोड़कर किसी ने हाथ भर के पेटे का रास्ता बना लिया है। अभी तक उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि उनसे मिलने के लिए कोई आदमी इस तरह दीवार तोड़कर आवेगा। उस सेंध के रास्ते हाथ में रोशनी लिए एक लंबे कद का आदमी स्याह पोशाक पहने मुंह पर नकाब डाले उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए यहाँ आया हूँ। उठो और मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। वीर सिंह, इससे पहले तो तुम मुझे यहाँ से छुड़वाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और मुझ पर इतनी मेहरबानी करने का क्या सबब है। आदमी, इस समय यहाँ पर इसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ से निकल चलने पर मैं आपको बता दूँगा। इस समय इतना ही कह देता हूँ कि तुम्हें बेकसूर समझकर छुड़वाने के लिए आया हूँ। वीर, सब आदमी जानते हैं कि मुझ पर कुंवर साहब का खून साबित हो चुका है। तुम मुझे बेकसूर क्यों समझते हो। आदमी, मैं खूब जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। वीर, खैर, अगर ऐसी भी बात हो तो यहाँ से छूटकर भी मैं महाराज के हाथ से आपने पर क्यों कर बचा सकता हूँ। आदमी, मैं इसके लिए भी बंदोबस्त कर चुका हूँ। वीर, अगर तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई है तो क्या मेहरबानी करके इसका बंदोबस्त भी कर सकोगे कि निर्दोषी बनकर लोगों को अपना मुंह दिखाऊं और कुंवर साहब का खूनी गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि यहाँ से भाग निकलने पर लोगों को मुझ पर और भी संदेह होगा, बल्कि विश्वास हो जाएगा कि ज़रूर मैंने ही कुंवर साहब को मारा है। आदमी, तुम हर तरह से निश्चित रहो, इन सब बातों को मैं अच्छी तरह सोच चुका हूँ।
बल्कि कह सकता हूँ कि तुम तारा के लिए भी किसी तरह की चिंता मत करो। वीर चौंक कर, क्या क्या तुम मेरे लिए ईश्वर होकर आए हो? इस समय तुम्हारी बातें मुझे हद से ज़्यादा खुश कर रही हैं। आदमी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता और हुक्म देता हूँ कि तुम उठो और मेरे पीछे पीछे आओ। वीर सिंह उठा और उस आदमी के साथ साथ सुरंग की राह तहखाने के बाहर हो गया। सब मालूम हुआ कि कैदखाने की दीवारों के नीचे नीचे ये सुरंग खोदी गई थी। बाहर आने के बाद वीर सिंह ने सुरंग के मुहाने पर 4 आदमी और मुस्तैद पाए, जो उस लंबे आदमी के साथी थे। ये 6 आदमी वहां से रवाना हुए और ठीक घंटे भर चलने के बाद एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी डोगी मौजूद थी, जिस पर 8 आदमी हल्के हल्के डांट लिए मुस्तैद थे। अपने साथी से के कहे मुताबिक वीर सिंह उस कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती बहाव की तरफ छोड़ दी गई। अब वीर सिंह को मौका मिला कि अपने साथियों की ओर ध्यान दे और उनकी आकृति को देखे। लंबे कद के आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाई और कहा, वीर सिंह, आकृति को देखो। लंबे कद के आदमी ने कहा, मेरी सूरत हमेशा के लिए पहचान लो। वीर सिंह ने उसकी सूरत पर ध्यान दिया। रात बहुत थोड़ी बाकी थी तथा चंद्रमा भी निकल आया था, इसलिए वीर सिंह को उसको पहचानने और उसके अंगों पर ध्यान देने का पूरा पूरा मौका मिला। उस आदमी की उम्र लगभग 45 वर्ष की होगी। उसका रंग गोरा, बदन साफ सुडौल और गठीला था। चेहरा कुछ लंबा, सिर के बाल बहुत छोटे और घुंघराले थे। ललाट चौड़ा, भौहें काली और बारीक थी। आंखें बड़ी बड़ी और नाक लंबी। मूंछ के बाल गर्म और ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। उसके दांतों की पंक्ति भी दुरुस्त थी। उसके दोनों होंठ नर्म मगर नीचे की तरफ कुछ झुके हुए थे। उसकी गर्दन सुराहीदार और छाती चौड़ी थी। बाह लंबी और कलाई मजबूत थी तथा बाजू और पिंडलियों की तरफ ध्यान देने से बदन कसरती मालूम होता था। हर बातों पर गौर करके हम कह सकते हैं कि वह एक खूबसूरत और बहादुर आदमी था। वीर सिंह को उसकी सूरत दिल से भाई, शायद इस सबब से कि वह बहुत ही खूबसूरत और बहादुर था, बल्कि अवस्था के अनुसार हम कह सकते हैं कि वीर सिंह की बदनिमित उसकी खूबसूरती बढ़ी चढ़ी थी। मगर देखा चाहिए, नाम सुनने पर भी वीर सिंह की मोहब्बत उतनी ही रहती है या कुछ कम हो जाती है। वीर सिंह, आपकी नेकी और एहसान की तारीफ मैं कहाँ तक करूँ। आपने मेरे साथ वह बर्ताव किया जो प्रेमी भाई के साथ नहीं करता। आशा है कि अब आप अपना नाम भी कहकर मुझे कृतार्थ करेंगे। आदमी, चेहरे पर नकाब डालकर, मेरा नाम नाहर सिंह है। वीर चौंक कर, नाहर, जो डाकू के नाम से मशहूर है? नाहर, हाँ। वीर, उसके साथियों की तरफ देखकर और उन्हें मजबूत और ताकतवर समझकर, मगर आपके चेहरे पर कोई भी निशानी ऐसी नहीं पाई जाती जो आपका डाकू या जालिम होना साबित करे। मैं समझता हूँ कि शायद नाहर डाकू कोई दूसरा ही आदमी होगा। नाहर, नहीं नहीं, वह मैं ही हूँ, मगर सिवाय महाराज के मैं और किसी के लिए बुरा नहीं। महाराज ने तो मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था ना। वीर, ठीक है, मगर इस समय तो मैं ही आपके अधीन हूँ। नाहर, ऐसा ना समझो। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाते और मेरा सामना हो जाता तो भी मैं तुमसे आज की तरह ही मिल बैठता। वीर सिंह, तुम यह नहीं जानते कि यह राजा कितना बड़ा शैतान और बदमाश है। बेशक तुम कहोगे कि उसने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें बेटे की तरफ मानकर एक ऊंचा मर्तबा दे रखा है, मगर नहीं, उसने अपनी खुशी के लिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि मजबूर होकर किया। मैं सच कहता हूँ कि वह तुम्हारा जानिम दुश्मन है। इस समय शायद तुम मेरी बात न मानोगे, मगर मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़े ही देर में तुम खुद कहोगे कि जो मैं कहता था सब ठीक है। वीर
खुद सोचकर। इसमें तो कोई शक नहीं कि राजाओं में जो जो बातें होनी चाहिए वे उनमें नहीं है, मगर इस बात का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ नेकी की लाचार होकर की। नहार, अफसोस कि तुम उसकी चालाकी को भी अभी तक नहीं समझे। यद्यपि कुमार साहब की लाश की बात अभी बिल्कुल ही नहीं है। वीर, कुंवर साहब की लाश से क्या तात्पर्य? मैं नहीं समझा। नाहर, खैर यह भी मालूम हो जाएगा, पर अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास कर सकते हो या नहीं। देखो, झूठ मत बोलना, जो कुछ कहना हो साफ साफ कह दो। वीर, बेशक आज की कार्रवाई से मुझे आपका गुलाम बना दिया, मगर मैं आपको अपना सच्चा दोस्त और भाई उसी समय समझूंगा जब कोई ऐसी बात दिखला देंगे जिससे साबित हो जाए कि महाराज मुझसे खुटाई रखते हैं। नाहर, बेशक तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आज ही साबित कर दूंगा कि महाराज तुम्हारा दुश्मन है और स्वयं तुम्हारे ससुर सुजान सिंह के हाथ ही तुम्हें तबाह किया चाहता है। वीर, यह बात आपने और भी ताज्जुब की गई। नाहर, इसका सबूत तो मैं तुमको तारा से ही मिल जाएगा। ईश्वर करे वह अपने बाप के हाथों से जीती बच गई हो। वीर, चौंक कर, अपने बाप के हाथ से? नाहर, हाँ, सिवाय सुजान सिंह के ऐसा कोई नहीं है जो त्यारा की जान ले। तुम नहीं जानते कि 3 आदमियों की जान का भूखा राजा करण सिंह कैसी चालबाजियों से काम निकालना चाहता है। वीर, कुछ सोचकर, आपको इन बातों की खबर क्यों कर लगी? मैंने तो सुना था कि आपकी डेरा नेपाल की तराई में है और इसी से आपकी गिरफ्तारी के लिए मुझे वहां जाने का हुक्म हुआ था। नाहर, हाँ, खबर तो ऐसी ही है कि मैं नेपाल की तराई में रहता हूँ, मगर नहीं, मेरा ठिकाना कहीं नहीं है और ना कोई मुझे गिरफ्तार ही कर सकता है। खैर यह बताओ, तुम कुछ अपना हाल भी तो जानते हो कि तुम कौन हो? वीर, महाराज की जुबानी मैंने सुना था कि मेरा बाप महाराज का दोस्त था और वह जंगल में डाकुओं के हाथ से मारा गया। महाराज ने दया करके मेरी परवरिश की और मुझे अपने लड़के के समान रखा। नाहर, झूठ, बिल्कुल झूठ। किनारे की तरफ देखकर, अब वह जगह बहुत ही पास है जहाँ हम लोग उतरेंगे। नाहर और वीर सिंह में बातचीत होती जाती थी और नाव तीर के बहाव की तरफ जा रही थी। क्योंकि खेने वाले बहुत ही मजबूत और मुस्तैद आदमी थे, एकाएक नाहर सिंह ने नाव रोककर किनारे की तरफ ले चलने का हुक्म दिया। मांझियों ने वैसा ही किया। कश्ती किनारे लगी और दोनों आदमी जमीन पर उतरे। नाहर सिंह ने एक मांझी की कमर से तलवार लेकर वीर सिंह के हाथ में दी और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो, शायद ज़रूरत पड़े। उसी समय नाहर सिंह की निगाह एक बहते हुए घड़े पर पड़ी जो बहाव की तरफ जा रहा था। वह एकटक उसकी तरफ देखने लगा। घड़ा बहते बहते रुका और किनारे की तरफ आता हुआ मालूम पड़ा। नाहर सिंह ने वीर सिंह की तरफ देखकर कहा, इस घड़े के नीचे कोई बला नजर आती है। वीर, बेशक मुझे भी ध्यान उसी तरफ है। क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? नाहर, अवश्य। वीर, कहिए तो मैं कश्ती पर सवार होकर जाऊं और उसे गिरफ्तार करूं। नाहर, नहीं नहीं, वह कश्ती को अपनी तरफ आते देख भाग निकलेगा। देखो मैं जाता हूँ। इतना कहकर नाहर सिंह ने कपड़े उतार दिए, केवल उस लंगोट को पहरे रहा जो पहले से उसकी कमर पर था। एक छुरा कमर में लगाया और माझियों को इशारा कर जल में कूद पड़ा। दूसरे गोते में उस घड़े के पास जा पहुंचा। साथ ही मालूम हुआ कि जल में 2 आदमी हाथबाही कर रहे हैं। मांझियों ने तेजी के साथ कश्ती उस जगह पहुंचाई और बात की बात में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो सर पर घड़ा ओंधे अपने को छिपाए हुए जल में बहा जा रहा था। सब आदमी को किनारे लाए, जहां नाहर सिंह ने अच्छी तरह पहचान कर कहा, आखिर कौन? रामदास? भला रे हरामजादे, खूब छिपा छिपा फिर रहा था। अब समझ ले कि तेरी मौत आ गई और तू नाहर सिंह डाकू के हाथ से किसी तरह नहीं बच सकता।
नाहर सिंह का नाम सुनते ही रामदास के होश उड़ गए, मगर नाहर सिंह ने उसे बात करने की भी फुर्सत न दी और तुरंत तलाशी लेनी शुरू की। मोमजामे में लिपटी हुई एक चिट्ठी और खजार उसकी कमर से निकला, जिसे ले लेने के बाद हाथ पैर बांध नाव पर माझियों को हुक्म दिया, इसे नाहरगढ़ में ले जाकर कैद करो, हम परसों आवेंगे, तब जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा। माझियों ने वैसा ही किया और सब किनारे पर सिर्फ ये ही दोनों आदमी रह गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का भाग